Hello everyone, welcomes to all in Let's Become Nursing Officer यूट्यूब चैनल। तो मैं मोहसिन खान आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि ओरिएंटेड है डीएसएसबी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऊपर एंड उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा जो लोग डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डीएसएसबी ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो आपके फॉर्म हैं वो 13 फरवरी 2024 से लेकर के 13 मार्च 2024 तक रहने वाले हैं। एग्ज़ाम की अगर मैं डेट की बात करूँ तो अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अप्रैल के अंदर या फिर मई के अंदर आप लोगों को ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के बारे में पता होना, इसके पैटर्न के बारे में पता होना और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में पता होना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पे ही आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए कोई ऐसा एग्जैक्ट नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस आज तक जितने भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पैटर्न के बेसिस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है बेसिकली यहाँ पर 200 एमसीक्यू का पेपर होता है जिसमें दो पार्ट डिवाइडेड होते हैं। वन इज़ 100 फॉर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट like we can say math, reasoning, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके, और वहीं 100 एमसीक्यू होते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के। अब देखो जो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहे हैं मैथ, रीजनिंग वगैरह, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवरी पार्ट इज ऑफ 20 एमसीक्यू। एवरी पार्ट इज ऑफ 20 एमसीक्यू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक के अंदर कितने होते हैं? 20 एमसीक्यू होते हैं। और अब देखो इस एग्ज़ाम को जो बाकी एग्ज़ाम से अलग चीज़ बनाती है वो होता है इसका टाइमिंग। इसका जो टाइमिंग होता है, यानी आपके टोटल 200 एमसीक्यू है और इनको सॉल्व करने की जो टाइमिंग दी जाती है वो दी जाती है 2 आवर, यानी कि 120 मिनट। यानी आप अगर एवरेज निकालें एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, सॉरी 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकेंड के आसपास आपके पास टाइम है। तो इस पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के मास्टरी कर ली, टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया, मतलब ये आपका पेपर निकल गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना कैसे और इसको पेपर का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है या पेपर किस तरह से होता है, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब जैसे ही आप एंटर करते हैं, लाइक मैंने बोला भैया स्टार्ट द एग्जाम, तो ऐसा नहीं होता है कि आप सीधा पहले कहाँ जाओ, नर्सिंग वाले पोर्शन पे चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। इस एग्ज़ाम को आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो पहला सेगमेंट स्टार्ट होता है जो कि होता है लाइक मैथ का। ठीक है, चेंज हो सकता है लेकिन हाँ जो प्रीवियस है उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ। आपका ओपन होता है पोर्शन किसका? मैथ का। और अब ये 20 क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं? सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन, आप अगर मान लो आपको क्वेश्चन आपने बोला यार मैथ अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, आपने क्या कर दिया? नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, आपने नेक्स्ट लिया कि भैया रीजनिंग करूंगा, कि भैया मैं रीजनिंग करने का मन है मेरा। ऐसा आप नहीं कर सकते इस एग्जाम के अंदर। आपको रीजनिंग पे जाने के लिए आप जब मैथ को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा जितना आपको आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ को एक बार स्किप कर देता हूँ बाद में कर देता हूँ, क्योंकि एक बार जब आप नेक्स्ट करेंगे तो मैथ का पेपर, जो मैथ का सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आप
इसके अंदर रीबैक नहीं जा सकते, आप इसके अंदर रीबैक नहीं जा सकते, वापस से पीछे नहीं जा सकते। तो आपको मैथ के करने के बाद ही रीजनिंग का सेगमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और एक बार अगर आपने रीजनिंग ओपन कर दिया तो मैथ ओपन नहीं होगा। और आप चाहें कि पहले रीजनिंग करें, ऐसा भी नहीं होगा। आपको रीजनिंग में पहुंचने के लिए पहले मैथ को सबमिट करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही हर एक सेगमेंट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। लाइक पहले मैथ, देन रीजनिंग, देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन जीके, ऐसे करके, और आपको हर एक सेगमेंट पे जाना होता है ना। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मैथ, है ना, मैथ है मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैथ मीन्स टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पर क्या होता है, टाइमिंग का खेल होता है। आपने अगर यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपने यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर दिया, श्योरली आपका नर्सिंग तक हो सकता है कि आप पहुंच भी ना पाए। और वो यही माइंड गेम खेलता है भैया, कितनी इसमें डिसीजन मेकिंग है, कितनी जल्दी क्वेश्चन को अटेंड करके आगे बढ़ता है। तो इस एग्जाम में सिलेक्ट होने की जो की है, वो एकमात्र चीज जो है वो आपको पता है, वो है नॉन नर्सिंग। बिकॉज नर्सिंग सब पढ़ के आएंगे, सबने ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्योंकि अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 20 सेकंड भी नहीं है, पूरे 20 सेकंड छोड़ो, 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, है ना, पढ़ते ही आंसर दिखना चाहिए। उसमें वो क्या टिपिकल चीज पूछेगा, वो कुछ भी टिपिकल चीज आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे एकदम इजी चीजें पूछेगा, जो कि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों को पता होंगी। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें वहाँ नहीं आएंगी। लेकिन दिक्कत का सामना कहाँ करना पड़ेगा, वो नॉन नर्सिंग में करना होगा। और अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहते हैं या अपना पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहते हैं, तो आपको फोकस करना होगा कहाँ पे, नॉन ट्रेडिंग सब्जेक्ट, नॉन नर्सिंग के ऊपर। और इसमें भी आप कहाँ फोकस कर सकते हैं, मैथ बहुत ईजी लेवल की आती है, आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। आप रीजनिंग बहुत ईजी लेवल की आती है, रीजनिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पर मैथ में से आराम से 12 से 14 एमसीक्यू निकाल दोगे। यहाँ पे आराम से 14 से 16 एमसीक्यू निकाले जा सकते हैं। ये हमारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, बस हम इन्हें छोड़ देते हैं, है ना, डर के मारे। फिर हिंदी, कोई ज़्यादा बड़ी हिंदी नहीं आती है, कुछ नहीं करना है, 6th स्टैंडर्ड की बुक उठा लो, 6th क्लास की ग्रामर की बुक, ठीक है, आपकी हिंदी में नहीं करते 10+ नंबर आएंगे, लिख के ले लो, गारंटी ले रहा हूँ 10+ तो खुद कर लोगे। बस हिंदी की बुक पढ़ लेना अच्छे से, 6th क्लास की, छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश आई होप आप लोगों की अच्छी होगी, नहीं अच्छी है तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक लेना है। यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 10+ मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जीके के लिए मैं आपको कुछ नहीं कहता। देखो, जीके के लिए आपको क्या करना है, जीके कैसे रेडी करना है। जीके एक दिन का खेल नहीं है। जीके आप अगले 4-5 महीने जितने भी बच रहे हैं उसमें कुछ मत कीजिए, बस आप न्यूज़पेपर पढ़ो। कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दो। और न्यूज़पेपर में भी 2 चीज़ें पढ़ लो। देखो, एक तो फ्रंट पेज पढ़ लो, दूसरा स्पोर्ट्स वाला पेज, है ना, फ्रंट पेज एंड स्पोर्ट्स पेज, इतना कर लो तो भी वेल इनफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉन नर्सिंग रेडी कर सकते हैं। और अगर DSSB में सेलेक्ट होना है तो पहला क्राइटेरिया है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट, आपको नॉन नर्सिंग पे फोकस करना है। यानी कि आपका जो सिलेबस जो फोकस्ड होगा, है ना, फोकस्ड करो किस पे, नॉन नर्सिंग के ऊपर। क्योंकि अगर नॉन नर्सिंग, मैं कह रहा हूँ, आपने जितनी नर्सिंग आपको आती है उसका 50% भी आपको अगर नर्सिंग में से, नॉन नर्सिंग में से कर लिया ना आपने, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि नर्सिंग वाले मार्क्स ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं लाएंगे। लगभग हर बच्चे को वो पेपर आता हुआ होगा, या खुद से समझ लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए कि टाइमिंग की वजह से ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अगर टाइमिंग ज़्यादा होती तो मैं कहता भैया टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन भैया टाइमिंग ही नहीं है।
आप तो एग्जामिनर ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा देखते ही पहचान जाना चाहिए कि हाँ आंसर ये है, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, है ना। तो बेसिक सी बात है, किस पे फोकस करना है, नॉन नर्सिंग का है। मेरी तरफ से आप अगर डिवाइडेशन करते हैं कि भैया मैं टाइम डिवाइडेशन कैसे करूं इसके अंदर, कि भैया किसको कितना टाइम दूं, तो मेरी तरफ से तो आप ये कीजिए, टाइम का जो आप रेशियो है वो आप 70% टाइम दे दो नॉन नर्सिंग को, 30% टाइम दे दो नर्सिंग को। दूसरी बात, अब देखो हमारे माइंड में आता है सर आप तो नॉन नर्सिंग के लिए बोल रहे हो, फिर हमारा नॉर्थ सेट भी तो आ रहा है। पहले नॉर्थ सेट है, ये तो परफेक्ट चीज़ है, नॉर्थ सेट है ना, ये तो परफेक्ट चीज़ है कि नॉर्थ सेट भी आ रहा है। तो आप तो सिर्फ नॉर्थ सेट पे थ्योरी पे फोकस रखो। आप किस पे फोकस करो, नॉर्थ सेट पे थ्योरी रखो, नॉर्थ सेट पे फोकस करो, इस वाले पोर्शन को छोड़ ही दो। बाकी टाइम किसको दे दो, 70% टाइम ट्राई करो आप नॉन नर्सिंग को दे करके नॉन नर्सिंग कंप्लीट करो। देन उसके बाद मैक्सिमम टाइम टू नॉर्थ सेट एंड नॉन नर्सिंग का रिवीजन, यानी कि आपको किसी भी हाल में ये 50% DSSB के लिए नहीं छोड़ना है, और साथ में अपना नॉर्थ सेट को भी बचा करके रखना है, उसे भी ऐसा जाने नहीं देना है कि DSSB के चक्कर में पागल हो गए और नॉर्थ सेट निकल गया। हालांकि जब नॉर्थ सेट पढ़ोगे तो यहाँ पे नर्सिंग अपने आप ही कवर हो जाएगा, है ना। एक तरह से नॉर्थ सेट आपका वो है, एक अपनी तैयारी को पुख्ता करने का, हाँ भैया नॉर्थ सेट में हो गया तो DSSB में भी हो जाएगा, और नॉर्थ सेट में थोड़ा बहुत रह गए तो भाई DSSB में तो पक्का निकल जाना चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में अपने ध्यान में देना है, ठीक है। दूसरी बात देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन का भी तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, और एग्जाम का पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखो कितना स्कोर होता है, यानी क्वालिफाइंग स्कोर कितना होता है। आप अप्रोक्स मान लीजिए आपको अगर DSSB में सेलेक्ट होना है 200 का अगर आपका पेपर है, तो मान के चल लीजिए 130 के आसपास, 130 के आसपास आपके नंबर, यानी कि 55 प्लस मिनिमम कट ऑफ आपकी जा सकती है ना। इससे नीचे 55 बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 60 to 65। अब कैटेगरी में हो तो प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हो, प्लस माइनस 5% कर सकते हो, बट हाँ एवरेज रेंज यही रहती है 60 से 65 के बीच में। तो आपको ज़्यादा ऐसे आप सोचो कि नहीं मैं नर्सिंग कर लेता हूँ और मैं नॉन नर्सिंग को छोड़ देता हूँ, मेरा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। DSSB में तो सोचना ही मत। इवन आपके नॉर्थ सेट के अंदर भी अभी पहले क्या रेशियो था, पहले 200 में से 20 आते थे, अब क्या हो रहा है 100 में से 20 आ रहे हैं। 10% तो अभी भी इंक्रीज हो गया सिलेबस नॉन नर्सिंग का, है ना। तो अगर आप इन पे अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अगर आप नॉन नर्सिंग DSSB के हिसाब से अच्छे से कर लेते तो मैं कह रहा हूँ आपके अगर 20 में से यहाँ 15 भी निकले ना, आपका सिलेक्शन नॉर्थ सेट में प्रीलिम्स के अंदर कोई नहीं रोक सकता, कोई टाल ही नहीं सकता। और एक एग्जाम हुआ तो आप सिलेक्शन भी श्योर मान के चलो, क्योंकि जब 15 यहीं से कर लिए तो आपको और एक्स्ट्रा सिर्फ 50 ही चाहिए, 80 में से 50 आई थिंक आराम से स्कोर किया जा सकता है, और आप अच्छे मार्क्स के साथ क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न DSSB के बारे में। आप नॉन नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कंक्लूजन यही है इस बात का, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK 5 सब्जेक्ट किए जा सकते हैं, वेल इनफ टाइम है। न्यूज़पेपर के थ्रू आप GK पढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पढ़ लो और स्पोर्ट्स पेज पढ़ लो। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ज़रूर शामिल करूँगा, या आपके कमेंट सेक्शन में मैं भी उसका जवाब दे दूँगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि एग्ज़ाम को आखिर करना कैसे है ना। एग्ज़ाम को आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, फिर उस टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में भी हम थोड़ा टाइम लेंगे आपको, अभी आप पढ़ लीजिए, अभी तो बहुत टाइम है। फिर आप उस टाइम मैनेजमेंट के तरीके से आप एग्ज़ाम दे करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अपने आप में पता चलेगा कि हाँ कि DSSB एग्ज़ाम इज़ जस्ट ए माइंड गेम। यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की है नहीं की है, लेकिन आपके अंदर स्किल कितना है, आपके अंदर पेपर को जल्दी से सॉल्व करने की कितना स्किल है, किस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्विक पहचान पाते हैं, यही देखा जाएगा, यही होगा जो होगा, है ना। क्योंकि ये अपने आप में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस
एंड टाइमिंग्स अपने आप में ये चीज़ बता देती हैं। स्पेसिफिकली इसका सिलेबस जो इतना शानदार और वास्ट है वो भी इस बात को क्या करता है, सीधा सीधा इंडिकेट करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ में, अपने सभी दोस्तों के साथ में जो DSSB का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच।